नमस्कार। आज की कहानी है चीता, जो रघुवीर चौधरी द्वारा लिखा गया है। इसके अनुवादक है आलोक गुप्त। तो आइए कहानी सुनते हैं। आग राख में छिप गई है, राख की ऊपरी परत ठंडी हो जाए, ऐसी कलित ठंडी से मध्य रात्रि ठिठुर गई है। जीवन घुटनों पर सिर टिकाए बैठा है। उल्लू की आवाज़ द्वारा खेतों का पश्चिमी छोर जीवन की पलकों का स्पर्श करने लगा। उसने उस ओर कौतूहल शून्य दृष्टि से देखा और ठंडी पड़ती जा रही आग को अंत तक सुलगाए रखने, बचाए रखने के बारे में सोचने लगा। उसने लंबी फौक मारी और चिंगारियाँ उड़ने लगी। चिंगारियाँ उड़ती है, ऐसे समय जीवन विचारों में डूब जाता है। आज एक युवा स्त्री मर गई। शमशान अभी तक सुलग रहा था। आधा घंटा पहले जीवन फिर से देख आया है। सारी लकड़ियाँ सुलग चुकी थी, कुछ भी ठक करने की जरूरत न रह गई थी। बड़े लकड़ों में से अंगारे निकल कर अलग हो रहे थे। अंगारों के बीच की खाली जगह सुलग रही थी। शमशान गर्म हो उठा था, लेकिन अब धीरे धीरे राख जमती जाएगी और सुबह तक तो सिर्फ नीचे की जमीन गर्म होगी। शायद कुछ बड़े अंगारे कोयले बनकर बचे रहेंगे। उनके बीच कुछ अस्थि अवशेष रहेंगे, कुछ ढके हुए, कुछ बाहर दिखाई देते हुए। 2-3 दिनों तक जीवन की नज़र अन्यास उस फैलती हुई राख पर और फिर उसमें से बनाए हुए ढेर की ओर जाएगी। फिर वह ढेर भी चारों ओर फैल जाएगा और अंततः मरने वाले की कोई ऐसी निशानी नहीं रहेगी कि उससे पहले अन्य लोगों से अलग करके पहचाना जा सके। अनेकों के अभिव्यक्त अवशेषों के साथ ये अवशेष भी मिल जाएंगे। जीवन यह सब देखता रहेगा और सोचता रहेगा। जीवन का खेत बड़ा है, शमशान से बहुत बड़ा। शमशान तो होगा मुश्किल से 20 बीघे में। उसमें भी उत्तर की ओर बबूल की घनी झाड़ियाँ हैं, पूरब की ओर पोखर है और दक्षिण की ओर जीवन का खेत। शमशान के यह दक्षिणी छोर जीवन के खेत को बीच में से छेदता है, मानो एक लंबे चौड़े चतुर्भुज को एक त्रिकोण भेद रहा हो। इसी जगह से खेत में आने जाने का रास्ता है। 2 गांवों को जोड़ने वाला बड़ा रास्ता शमशान के बीच होकर जाता है। इसलिए खेत में से आते समय जीवन का आधा शमशान पार करना पड़ता है। कभी कभी वह बाढ़ के बीच बने रास्तों में पैर रखते रखते खड़ा रह जाता है। पीठ घुमाए बिना ही वह पीछे देखता है। उसकी नज़र शमशान पार करके दूसरे छोर तक पहुंच जाना चाहती है। एक रात उसने सपने में देखा था कि उस छोर पर पीपल और जामुन के पेड़ों का एक झुरमुट है। पेड़ हिल नहीं रहे हैं। हवा पुराने तने के पास से गुजर जाती है और बीच के गहरे पोखर में गोल गोल घूमती फिरती है। उस पोखर के पश्चिमी किनारे पर खड़े पीपल के बीच से काट डाला गया है और कटे हुए तने के टुकड़े पोखर के बीच में छितरे पड़े हैं। उनके ऊपर एक छतविहीन झोपड़ी है। जीवन ने उसमें एकदम अकेले पड़े एक बच्चे को देखा। सुनहरे बाल उसकी आंखों पर ढके हुए थे और गालों पर बहे हुए आंसुओं की धाराएं सूख गई थी। बच्चा दाहिने हाथ की छोटी उंगली पकड़े बैठा था, ऊपर देखता ही नहीं था। वह जीवन क्या करे? आवाज़ देकर उसे बुलाने की इच्छा हुई, पर हिम्मत नहीं पड़ी। वह सपना ही था, लेकिन जीवन की नज़र सपने में देखी हुई जगह को अभी भी खोजती है। आखिर वह मन को समझा लेता है और खेत में चला जाता है। हाँ, उसका खेत शमशान से बहुत बड़ा है। खेत से आमदनी भी अच्छी हो जाती है, लेकिन उसकी पोशाक और घुमंतुओं का सा रहन सहन देखकर ऐसा लगता नहीं। कितनी ही जमीन अनबोई पड़ी रहती है और वह उसे देखने भी नहीं जाता। फिर भी हकीकत यह है कि उसकी खेती की पैदावार अच्छी है। जीवन की बेटी का नाम है रई। 5 वर्ष की है और बहुत सुंदर है। इतनी सुंदर है कि हेती की याद आ जाए। विवाह होते हुए 7 वर्ष हो गए। 5 वर्ष से जीवन अपने हाथों रोटी बनाता है। रई कब बड़ी होगी और कब यह बोझ उठाएगी, और बड़ी होकर रई बाप के घर रहेगी भी कितने दिन। लोग कहते हैं कि जीवन यह सब नहीं सोचता। गांव के लोग कहते हैं कि जीवन का दिमाग फिर गया है, क्योंकि वह बड़े अस्त व्यस्त ढंग से जीता है। जीता भी क्या है, बस यूं ही रहता है।
ऊपर से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखकर एक के बाद एक बहुत से लोग यही समझने लगे हैं। कहाँ आज का फटेहाल जीवन और कहाँ आज के 4-5 साल पहले के तांबे की चमचमाती मूर्ति जैसा जीवन। कुछ लोग इसका रहस्य भी समझ गए हैं और उसका विरोध नहीं करते, जो समझते हैं कि जीवन का दिमाग फिर गया है। जीवन स्वयं भी इस बात का विरोध नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम है कि उसे क्या हुआ है। पिछली गर्मियों में बहुत दिनों के बाद लोगों को जीवन की भारी, बुलंद और कर्कश आवाज़ सुनने को मिली थी। वैसे वह आजकल कहीं कहीं से कमज़ोर हो गई थी। उसमें परिचय तो था, परंतु सघनता नहीं थी। इसलिए उसकी आवाज़ को बुलंद करना अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। लेकिन कुल मिलाकर यही तो कहना है कि यह आवाज़ वही है जो पहले बुलंद थी। रास रमते गरीबी का अंतरा उठती हुई जो आवाज़ सारे चौगाने में और मंदिर के शिखर तक छा जाती थी, वह आवाज़ एकदम धुंधली भला कैसे हो सकती है। इसलिए तो उसे आवाज़ से सुनकर सब चौंक उठते थे। सारे गांव को उल्टा सीधा कहने वाले पंच उस दिन मीठी सलाह देने गए थे, फिर भी वे जीवन को आंखें नहीं मिला पा रहे थे। उसने सबको खड़ी खड़ी सुना दी। क्या बात लेकर आए हैं, क्या समझते हैं सब लोग मुझे। और सब लोग नीचा मुंह करके चले गए थे। जीवन अपने घर की दहलीज पर अकेला खड़ा रह गया था। अपने घर से किसी को चले जाने के लिए कहने की घटना उसके जीवन में पहली बार घटी थी। पहले तो उसका घर अतिथियों के स्वागत के लिए प्रसिद्ध था। वह अलाव के पास से उठ खड़ा हुआ, चरनी में से सूखी करवी लेने चला गया, जेठ भरकर उठा लाया। अलाव भभकने लगा। आग से लपटे आँख की भौं को ऊंचाई तक पहुंच रही थी, लेकिन इन लपटों में से गर्मी क्यों नहीं है। उसे लगा शायद बर्फ पड़ने वाली है। जरा देर भी हाथ अलाव से दूर रह जाता तो उसे लगता कि उंगलियों के पोर जल रहे हैं। यह बर्फ पड़ने की निशानी है। फिर सोने के लिए रात नहीं बचेगी, इसलिए वह आलस छोड़कर उठ खड़ा हुआ, फिर चल पड़ा। बैलों ने उसे देखकर घंटियां बजाई। ज्वार के 2 पुले तोड़कर उसने चरनी में डाले और मचान पर चढ़ गया। पिछौरों को सिर से पांव तक ओढ़ लिया, ऊपर से गुदरी ओढ़ ली। तंबाकू खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसने चीलम पीने की इच्छा छोड़ दी। उसने एक बार मुंह उघाड़ कर देखा। चंद्रमा पश्चिम की ओर झुका हुआ है। आज पूस की एकादशी है और वह थी पूस की द्वादशी। नींद न आने के कारण वह करवटें बदलता रहा। उसे लगा कि आज नींद नहीं आएगी। उठकर बैठ गया, लेकिन समझ में नहीं आया कि क्या करे, तो फिर लेट गया। सिर को अच्छी तरह ढक कर सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ा समय तेजी से बीत गया। धीरे धीरे जीवन को अपने पूरे शरीर पर एक बोझ सा महसूस होने लगा। वह परिस्थिति को समझने की कोशिश करने लगा। उसमें सफल नहीं हुआ तो और ज़्यादा अकुला उठा। दाहिनी ओर चांदी की चूड़ी खनकने लगी। उसके कानों के पर्दे थरथराने लगे। बाएं कान को एक पैनी आवाज़ कुतरने लगी। थोड़ी देर बाद एक तीसरी आवाज़ उभरी, गले में पहने हुए आभूषणों की आवाज़। तीनों आवाज़ें मिलकर एक हो गई तो एक हाथ जीवन की छाती पर आ गया। वह हाथ आक्रामक नहीं, गले के हार की तरफ आकर्षक था। जीवन ने सोचा, कहीं संकोच के कारण तो यह हाथ जड़ नहीं हो गया है, और उस हाथ को कुशलतापूर्वक उसने दबा लिया। करवट बदलकर उस हाथ का अनुसरण करना चाहती देह को उसने काबू में कर लिया। मचान भार से टूटा नहीं, रहस्य खुल गया। दूसरे हाथ में गरासा देखकर उसे कोई संदेह नहीं रहा। जीवन ने उसके हाथ से गरासा छुड़ाकर जोर से फेंक दिया। गरासा ऊपर उछला, फिर पास ही नीचे गिर पड़ा। उसकी धार ठंडी जमीन में खूब गई। लोगों की बात सच हो गई थी। कौन सी बात? कि तू भूत बन गई है। तुम सचमुच ऐसा मानते हो मैं भला भूत बन सकती हूँ? हाँ, बन सकती है। मरने वालों की वेदना इसी तरह छाया बनकर भटकती रहती है। नहीं नहीं, यह तुम्हारा वहम है। भूत नहीं बनी हूँ, कुछ नहीं बनी हूँ। देख, यो बकवास मत कर, नहीं तो भींच डालूंगा। अब बोल। ओह, तुम तो पूरे कसाई हो। कसाई? तू भी ऐसा ही समझती है हेती? सारा गांव भले ही कहे, पर तू भी यही कहेगी। मुझे क्या पता था कि गरासे से जरा सी चोट तुझे खा जाएगी।
और मैं बेहास हो जाऊंगा? दोस्त तो मेरा ही था, लेकिन अब क्या हो सकता है। गुस्से ही गुस्से में मैंने दूध शक्कर तो पी लिया था। बात छिपाए पड़ रही थी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। लेकिन सारा गांव मुझे हत्यारा कहता है। गलत बात है। लोग तो सब कुछ भूल गए होंगे। कितने साल हो गए? नहीं, कल रई पूछ रही थी क्या कि लोग कहते हैं मैंने हेती को मार डाला है। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा सच्ची बात तो है बेटा, मैंने ही तेरी माँ को मार डाला था। ऐसा मत कहो। हाय राम, मैं अब कैसे वापस आऊँ? कैसे अब पहले की तरह रई को अपने पास बुलाऊं? तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। क्या करूँ अब? मैं क्या करूँ? हेती उठकर बैठ गए और जीवन के पैरों पर सिर रख कर रोने लगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। अब दूसरा ब्याह कर लो, दुखी मत रहो। क्या कहा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज तुमसे वचन लिए बिना मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, यह नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं, कभी नहीं। अपनी आवाज़ सुनकर जीवन जाग उठा। दूर कहीं रोते हुए एक सियार ने अपनी आवाज़ को बीच में ही तोड़ दिया। शमशान के उस पार कोई कुत्ता भौंका। वह उठ खड़ा हुआ। सवेरा हो रहा था। जीवन की आंखें भारी हो रही थी। पिछौरा सिर बांधे वह अलाव के पास बैठ गया। आग जलाई। सामने की अनबोई धरती की कलिमा उजाले में चमकने लगी। दूसरी लपट उठे उठे कि वह धरती की रिचका उग आया। उस पर एक युवती यूँ चलने लगी कि रिचके की फुनगियों से उसका पैर कहीं छू न जाए। रिचके के छोटे छोटे सफ़ेद फूल उचक उचक कर अपनी संपूर्ण कोमलता के साथ उन पथगलियों का स्पर्श करने लगे। युवती लुभा गई और पल्लू कंधे पर सहेज कर नीचे बैठ गई। रिचका काटने लगी। तुझसे किसने कहा यह काम करने के लिए? हमारी मर्जी। उठ उठ, बड़ी आई मर्जी वाली, हमेशा उल्टे काम करेगी। बहुत देखे हैं सीधे। उठ जा, नहीं तो रगड़ दूंगा। अरे जा जा ना मर्द। और हाथ में से छीना हुआ हंसिया उठा लिया और ओह, जैसे जीवन अपने सिर पर ही न लगा हो। उसने आंखें मीच ली। फिर से देखा तो खून के 2-3 धब्बे अलग अलग अंगारों में गोल गोल घूमने लगे। उनकी रफ्तार बढ़ने लगी। एक वर्तुल दिखाई देने लगा। वर्तुल छोटा होता गया और उसमें चंद्रमा समा गया। चंद्रमा के ऊपर एक धब्बा उभर आया। पूर्व दिशा में लाल रोशनी फूटने लगी। वह चित्र धुंधला होता गया, दूर और दूर होता गया और पश्चिम की ओर जाकर आंखों से ओझल हो गया। लाल रोशनी बढ़ने लगी और सूरज उगने का समय हो गया। जीवन ने उपलों के पास जाकर एक सूखा हुआ उपला उठाया और लाकर अलाव में डाल दिया। मचान के नीचे से आड़े टेढ़े जूते पहनकर घर चल दिया। वह नाले के पास वाले खेत में मेर मेर चल रहा था। गांव के पास वाले एक खेत में महुए के नीचे उसे एक अलाव दिखाई दिया। थरथरी के एक परिवार ने वहां पड़ाव डाल रखा था। 2 बच्चे और उसका बाप ही होगा। छोटे लड़के के पास सारंगी थी। वह ऐसे गा रहा था जैसे उसका बाप उसे सिखा रहा हो। बचपन में जीवन यह गीत बहुत बार सुन चुका था। स्कूल में अंतराक्षी खेलते समय न जाने कितनी बार यह गीत काम आया था। आज भी उसे कुछ पंक्तियाँ याद है। बचपन से लेकर पूस के शुक्ल पक्ष की उस द्वादशी तक बीता हुआ समय याद आया। उसके पांव घर तक पहुंच गए थे। वह आंगन में चारों ओर देखता और खड़ा रह गया। जीवन की आवाज़ सुनकर रई जाग उठी। काकी के घर से अपने आ गई थी। जीवन भैंस दूहने लगा। रई ने चूल्हा सुलगाया। जीवन ने चाय बनाई। दोनों ने पी। तुम क्यों रो रहे हो? तुम रो रहे हो बापू? नहीं बेटा, यह तो धुआं हो रहा है ना। आवाज़ को खुश्क बनाने की कोशिश करते हुए जीवन ने उत्तर दिया, मुझे खेत में एक काम है बेटा। जब तक पशुओं का यह अनाज पक न जाए, आग जलाए रखना और तापती रहना। मैं आता हूँ। वो सूरज उग गया था। शमशान की आग ठंडी हो गई थी। जीवन ने शांत चीता की ओर फिर एक बार देखकर अपने खेत में कदम रखा और फिर से एक बार चीता को मुड़कर देखा। वह दोपहर तक खेत में ही रहेगा। उसका खेत काफ़ी बड़ा है।